बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर के मोंगीज मेथड से है। सॉल्व बाय मोंगीज मेथड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसमें हम पुट कर देंगे, जैसे कि मेथड होता है सॉल्व करने का मोंगीज का, कि आर की और टी की वैल्यू रख देते हैं। ये आर की वैल्यू होती है डी पी माइनस एस डी वाई अपान डी एक्स। ये तो आर की वैल्यू होती है, याद कर लीजिए इसको। और हम यहाँ पर टी की वैल्यू भी पुट करेंगे। टी की वैल्यू है डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपान डी वाई। ये वैल्यू हमें याद कर लेनी चाहिए और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर की वैल्यू रखेंगे डी पी माइनस एस डी वाई अपान डी एक्स। राइट हैंड साइड में ए जो कि कांस्टेंट है ए स्क्वायर, और टी की वैल्यू ये रख देंगे, ब्रैकेट में रख दें यहाँ पर डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपान डी वाई। अब इसमें इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो डी बाई का लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स का इसमें, और उसमें ब्रैकेट ओपन भी कर देंगे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी बाई को जब यहाँ पर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा डी पी इंटू डी बाई माइनस एस इंटू डी वाई का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई का होल ऑफ स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा, ये सिर्फ वाई का स्क्वायर नहीं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर और डी एक्स का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर एस इंटू डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर भी डी एक्स का ये होल ऑफ स्क्वायर ही कंसीडर किया जाएगा। अब सारे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और इस तरीके से लिखेंगे जिसमें एस आ रहा होगा उन टर्म को साथ में लिखेंगे, और उसको भी ध्यान में रखेंगे कि जिसमें डी एक्स का स्क्वायर हो, डी वाई का स्क्वायर हो, उनमें से हमें माइनस एस को कॉमन लेना होगा, और यानी डी एक्स स्क्वायर हो और डी वाई स्क्वायर हो, डी एक्स इंटू डी वाई, उन टर्म को हमें माइनस उन टर्म में से हमें माइनस एस को कॉमन लेना होगा। अगर इनमें से कोई टर्म नहीं है तो उनको छोड़ दें, मतलब होंगे नहीं तो हमें क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन जो भी टर्म प्रेजेंट हैं इस तरीके के उनमें से माइनस एस को कॉमन लेना होगा। बाकी टर्म आप शुरू में लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें, जैसे कि यहाँ पर है डी पी इंटू डी वाई, इसको लिख दें। और हम इस टर्म को जब हम लेके आएंगे लेफ़्ट साइड तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दें। बाकी दोनों में हमें माइनस एस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, डी वाई एस, तो इनको एक साथ में लिखना है और इसमें से माइनस एस को कॉमन भी ले लेंगे। तो माइनस एस को इसमें से कॉमन लिया तो हमें मिलेगा डी वाई स्क्वायर, और ये टर्म जब उधर जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, और माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये टर्म फिर माइनस हो जाएगा अगेन, ए स्क्वायर और डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर राइट हैंड साइड में हो गया ज़ीरो। अब इस तरीके के अगर हम इस फॉर्म में जब बना लेते हैं तो इससे हम लिख सकते हैं मोंगीज सब्सिडियरी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस फॉर्म में जब इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मोंगीज एक्सिलरी भी कह सकते हैं, सब्सिडियरी भी कह सकते हैं, यानी ये हेल्पिंग इक्वेशन होती हैं। इक्वेशंस आर, ये इक्वेशंस हमें मिलेंगी, इसको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे और माइनस एस का जो कोफिशिएंट है उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो हमको यहाँ से मिलेगा डी क्यू डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा और दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा कि इसको हम ज़ीरो के बराबर रख दें, डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को ज़ीरो के बराबर पुट कर दें। तो इसको हमें चूँकि बुलाना होगा तो इसका एड्रेस डाल दें जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम डालेंगे, और हम इस सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि इसे आसानी से सॉल्व होकर इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख के सॉल्व करके सबसे पहले तो यहाँ पर फाइंड करना होता है। ये की प्रोसीजर है, इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालना होता है, और इंटरमीडिएट इंटीग्रल जब हम फाइंड कर लेंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल भी फाइंड हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 2 को बुलाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 से इसे हम लिख सकते हैं, यानी देखना है कि ये डी वाई का स्क्वायर है और यहाँ पर लिखा जा सकता है ए डी एक्स का होल अब स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में ऐड हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में ये ऐड हो जाएगा डी बाई में ए डी एक्स और दूसरे ब्रैकेट में डी बाई में से माइनस हो जाएगा ए डी एक्स। और इनको जब हम अलग अलग ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। एक तो मिलेगा डी वाई प्लस ए डी एक्स को ज़ीरो के बराबर पुट किया, एक इक्वेशन मिल गया, यानी इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। और जब हम डी वाई माइनस ए डी एक्स को ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, जिसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन जो कि 1 से हमें मिला है इक्वेशन नंबर 2 और 3, तो अब हम इस 3 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे। 2 से मिला है 2 इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिला है, तो एक्चुअल में ये 2 इक्वेशन नंबर 2 ही है। और इस 2 को हमें 1 के साथ में सॉल्व करना होगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो इस 2 का मतलब है ये दोनों। अब 2 का कोई मतलब नहीं रह गया। अब 1 का 3 के साथ सॉल्व करेंगे, 1 को 4 के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें 1 को 3 के साथ सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उससे हम एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। हम अगले स्टेप में अगले पेज पर इक्वेशन नंबर 3 को लिखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमको मिला था वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को इस तरीके से कि डी वाई और प्लस का ए डी एक्स इजिकल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पर सॉल्व करने से मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 में देखिए डी वाई आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने लिखा है यहाँ से डी वाई की वैल्यू को फाइंड कर लें, यानी माइनस का ए डी एक्स फाइंड कर लें और इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड में डी क्यू है। डी क्यू लिखने के बाद डी वाई की वैल्यू रख दें माइनस ए इंटू डी एक्स, उसके बाद में माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स और राइट हैंड साइड में 0 है वो लिख दें। पूरे इक्वेशन को माइनस ए से डिवाइड किया जा सकता है, माइनस ए कॉन्स्टेंट है, 0 अपान माइनस ए 0 हो जाएगा, तो हमारे पास और डी एक्स से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ए माइनस ए डी एक्स से पूरा इक्वेशन डिवाइड होने पर हमारे पास बचता है डी क्यू और प्लस हो जाएगा ये बचेगा। और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 में डी क्यू था और डी देखिए इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा सा गलती हो रही है, आपने देख लिया होगा, ये डी पी है, इसीलिए भी प्रॉब्लम आई, तो चेंज करने की ज़रूरत है। इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिएगा, डी पी है यहाँ पर, ये पूरी इक्वेशन नंबर 1 ये लिखना था, आपने पहले समझ लिया होगा, डिटेक्ट कर लिया होगा, इससे गलती हो रही है, तो डी पी होगा ये। तो डी पी ये डी पी है। तो डी पी अब हम दोबारा से वीडियो नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि टाइम की कमी रहती है, आपने समझ लिया होगा। डी पी माइनस का ए डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ना सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे बल्कि हम इक्वेशन नंबर जो 3 हमने इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्व के साथ सॉल्व करने के लिए लिया था, उसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर लिख देते हैं, इसमें ये इक्वेशन आया, इसको आप चाहें इक्वेशन नंबर 5 डाल सकते हैं, तो दोनों के एक साथ लिख देंगे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3 and 5। इक्वेशन नंबर 3 and 5 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, और एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को a1 ले लेते हैं, और ऐसे ही जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा
डी का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा, और यहाँ पर डी क्यू का इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट आएगा, इसको हमने b1 कर लेंगे। और हम लोग इन दोनों को मिला के एक इंटरमीडिएट जो इंटीग्रल लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, b1 इज इक्वल टू f1 a1। यहाँ पर f1 जो है एक आर्बिट्री फंक्शन है, तो इनको इस फॉर्म में लिखा जाए तो v1 की वैल्यू जो है यानी p प्लस का a क्यूब इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ a1 की वैल्यू ये है y प्लस का ax, यानी इसमें वैल्यू पुट करना होती है, ऐसा समझ लें आप। यानी v1 की ये वैल्यू रख दी और a1 की ये वैल्यू रख दी। इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल दें, क्योंकि हमें यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो p और q दो हैं अननोन, तो p और q में दो इक्वेशन होनी चाहिए, एक तो हमें मिल गया और वो मिला है इंटरमीडिएट इंटीग्रल से, ये हमारा इंटरमीडिएट इंटीग्रल कहलाता है। और दूसरा ऐसे ही एक इक्वेशन और चाहिए होगा, क्योंकि हमें p और q दो अननोन की वैल्यू निकालना है, तो दो इक्वेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर देखिए 3 को हमने 1 के साथ सॉल्व किया था, तब हमें मिला था अभी ये। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 को जिस तरीके से अभी हमने शुरू में लिखा था इक्वेशन नंबर 3, तो ऐसे ही अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारा क्या है, डी वाई माइनस का ए डी एक्स है, तो उसको राइट हैंड साइड में पहुंचा दें तो डी वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है देख लीजिएगा आप, डी पी है, फिर डी वाई की वैल्यू ए डी एक्स है, फिर माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स, राइट हैंड साइड में 0 है। अब ए डी एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, लिख देते हैं डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो हमें अभी मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर 7 डाल देंगे, और जिस तरीके से अभी हम लोगों ने 3 और 5 को इंटीग्रेट किया था, ऐसे हम 4 और 7 को इंटीग्रेट कर देंगे, और दूसरा इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग सेम उसी तरीके से लिखना है इक्वेशन 4 और 7, तो और सेम उसी तरीके से लिखना है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 4 का इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा और डी एक्स का एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आप a2 लिख सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे 7 इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो p माइनस डी पी का p हो जाएगा, माइनस एक कांस्टेंट है और डी क्यू का q हो जाएगा, राइट हैंड साइड में b2 कर लें। तो आंसर आपको मालूम है इनका इंटरमीडिएट जो इंटीग्रल है इसका लिखने का तरीका ये होता है b2 इज इक्वल टू f2 इंटू f2 फंक्शन ऑफ a2, इस तरीके से लिखते हैं। तो b2 की जो वैल्यू हो ये है, यानी p माइनस का a क्यू इज इक्वल टू एक फंक्शन f2 आपको मालूम ही है, ये आर्बिट्री फंक्शन है, और a2 की जगह पर ये लिखना है y माइनस का ax। इस तरीके से हमारे पास दूसरा इक्वेशन और एक और इक्वेशन आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 8 डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 6 हमारा p और q में एक इक्वेशन था, दूसरा ये 8 आ गया। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ए क्यू से ए क्यू प्लस माइनस कैंसिल होकर p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, और फिर अल्टीमेटली हम q की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर अगर हम 6 को और 8 को ऐड करते हैं तो डायरेक्टली हमें देखिए ये ए क्यू प्लस माइनस ये होंगे, प्लस माइनस कैंसिल होंगे, इधर भी p है ये और यहाँ पर भी है, ये 2 टाइम्स p हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो, और राइट हैंड साइड में तो ये दोनों फंक्शन इसी तरीके से जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। f1 y प्लस ए एक्स का फंक्शन है ये यहाँ पर, f2 जो है y माइनस ए एक्स का फंक्शन है। इससे हम p की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे, p इज इक्वल टू 1/2 f1 y प्लस का ए एक्स प्लस का f2 y माइनस ए एक्स। जिस तरीके से हमने p की वैल्यू फाइंड की है तो आप q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 और 8 का यूज़ करना है, आप जिस मेथड से चाहें उसका यूज़ करते हुए p और q की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो अभी हमने p की वैल्यू फाइंड की तो q को एलिमिनेट किया। अब अगर हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में से 8 को, तो p से p रीडली देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा और हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम माइनस करेंगे ए क्यू में से माइनस ए क्यू तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए क्यू हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इक्वेशन नंबर 6 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 8 को। तो इक्वेशन नंबर
6 माइनस इक्वेशन नंबर 8। तो आप डायरेक्ट भी लिख दे सकते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि ये हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स ए हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्यू हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी हम देख रहे हैं कि F1 ए प्लस, देख लेते हैं ऊपर कितना था, इक्वेशन नंबर 6 में से माइनस करना है, वाई प्लस ए एक्स, वाई प्लस ए एक्स था यहाँ पर फंक्शन ऑफ, और माइनस F2 वाई माइनस ए एक्स था। जैसे हम Q की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो Q की वैल्यू हो जाएगी अपान में 2a आ जाएगा राइट हैंड साइड में, इसको पूरा होल ब्रैकेट में कर दें तो 1/2a F1 वाई प्लस का ए एक्स माइनस का F2 वाई माइनस ए एक्स। तो ये दोनों सेम है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ से देख सकते हैं, वाई प्लस ए एक्स है ये ब्रैकेट में। अब ये दोनों वैल्यू जो हमको मिल गई हैं, पी की भी वैल्यू मिल गई है, हमने क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना होगा। डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करना होता है। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू पी से दे के लिख देंगे 1/2, इसमें तो F1 वाई प्लस ए एक्स है प्लस F2 वाई माइनस ए एक्स है, और उसके बाद डी एक्स लिखा है वो नोट कर देंगे, प्लस क्यू की वैल्यू जो कि 1/2a है, और F1 वाई प्लस ए एक्स माइनस F2 वाई माइनस ए एक्स, और यहाँ पर डी वाई होगा, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये डी वाई उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब अब हम यहाँ पर F1 को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, F2 को कॉमन ले लेंगे, बाद में देखते हैं किस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। जब हम यहाँ पर F1 वाई प्लस ए एक्स को, देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, इधर से 1/2 और इधर से डी एक्स का इंटू होगा, इसके साथ में ऐसे यहाँ पर 1/2a का, और यहाँ पर डी वाई से इंटू होगा। तो हमने जब कॉमन लिया तो हमें पास जो बचेगा कोफिशिएंट, इधर तो 1/2 और यहाँ से आ रहा मल्टीप्लाई डी एक्स का, और फिर इस वाले टर्म में हम देख रहे हैं कि 1/2a से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और डी वाई का इधर इंटू होगा, ये मिल गया कोफिशिएंट। अब हम F2 को कॉमन लेंगे, F2 को लिखेंगे वाई माइनस का ए एक्स का जो कि फंक्शन है, तो ब्रैकेट ओपन होने पर 1/2 का यहाँ पर इंटू होगा, तो 1/2 डी एक्स मिलेगा, और इस 1/2 का इसमें F2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का हो जाएगी टर्म, माइनस का है 1/2a डी वाई। और इसमें थोड़ा सा हम और भी कुछ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, और इसे एग्जैक्ट बनाने की कोशिश चल रही है। अगर 2a एलसीएम ले लिया जाए F1, तो वाई प्लस ए एक्स, यहाँ पर हम 2a को एलसीएम ले लेंगे तो देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, ए का ऊपर इंटू हो जाएगा, ए डी एक्स प्लस का ये 2a कैंसिल, ओनली डी वाई बचेगा। ऐसे यहाँ पर हम कॉमन इसमें भी यही करने वाले हैं, इसमें 2a एलसीएम लिया तो ए डी एक्स माइनस का ओनली डी वाई बचेगा, और डी जेड इज इक्वल टू, यानी 1/2a को हम अलग लिख सकते हैं, और F1 वाई प्लस ए एक्स है। तो ऐसे ही ये से इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं हम तो क्या मिलेगा, डी वाई मिलेगा, और प्लस का इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है एक्स का डी एक्स, यानी इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन इसके लिए ये साइन जो है वाई डी वाई पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और 1/2a को हम पहले लिख लेते हैं, और F2 ऐसा इसलिए करें ताकि ये फंक्शन ये एग्जैक्ट हो जाए, जैसा आसानी से एक ही बार में इंटीग्रेट हो जाए। तो जब हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया डी वाई, तो इसको पहले लिख दें, और इसको माइनस डी एक्स हो जाएगा, ए डी एक्स हो जाएगा, इसको बाद में लिख दिया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये मिल जाएगा। ऐसा करने से देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा, इसको टी मान लें तो ये डी टी का काम करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं F1 टी डी टी का, तो आपको मालूम ही है कि इसका इंटीग्रेशन कोई फंक्शन होगा, जिसे हम G1 टी बोल देंगे, टी की वैल्यू जो भी है वो रख देंगे, जिसका भी फंक्शन हो वो रख देंगे, टी का फंक्शन है टी रख दिया, जो भी है यहाँ पर। जैसे पहले वाले केस में वाई प्लस ए एक्स का फंक्शन है वो वाई प्लस ए एक्स आ जाएगा, दूसरे वाले में वाई माइनस ए एक्स है तो वाई माइनस ए एक्स आ जाएगा टी की जगह पर। तो ये अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इससे हमें कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा। तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन
द कंप्लीट सॉल्यूशन या इंटीग्रल इज़ z इज इक्वल टू, इसको z बोलेंगे, 1/2 ये तो कांस्टेंट है, आपको मालूम है f1 अननोन फंक्शन है, तो मान लिया कि इसका आर्बिट्री फंक्शन है, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन भी d1 मान लेंगे जो कि y प्लस ax का ही फंक्शन होगा, क्योंकि ये t माना तो ये dt हो गया, तो यानी gt होगा, t की वैल्यू रख दी। ऐसे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट और ये वैल्यू हो जाएगी, एक दूसरा फंक्शन आ जाएगा, ये भी आर्बिट्री फंक्शन होगा, यानी इसका जो भी होगा इसका इंटीग्रेशन होके y माइनस ax का ही फंक्शन आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होते हैं वो इसी फंक्शन में आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो उससे हमें अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो इस कांस्टेंट को भी इसी आर्बिट्री फंक्शन के अंदर ऐड करके एक नया फंक्शन phi1 भी कह सकते हैं, y प्लस ax हो जाएगा, और माइनस इसे पूरे को मिला के phi2 बोल दें, y माइनस का ax। इस तरीके इस बार में भी सोल्यूशन हो सकता है, या हो सकता है आपका जो कहीं भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नज़र आए तो ये f1 f2 लिखा हो सकता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए। कोई कोफिशिएंट है तो जो कि कोफिशिएंट हम इस तरीके से हटा भी सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्री फंक्शन होते हैं, और मिला दिया तो एक नया आर्बिट्री फंक्शन हो जाता है। इसलिए बस जो भी फंक्शन होगा वो इस तरीके की फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो चुका है, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।